नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। अभी मैं ऐसे माथा पकड़ के बैठा हूं क्योंकि जिस केस स्टडी को मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं उसने मेरे बिजनेस कोचिंग के सारे सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। और मैं पिछले कई घंटों से सोच रहा हूं, क्या ये संभव, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और मुझे यकीन है आप अभी ऐसा ही सोचने वाले हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन लगभग 30 से 40 बिलियन डॉलर है। अब बिलियन और डॉलर को आप नहीं समझते हो तो रुपए में समझाता हूं। जिसका वैल्यूएशन 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ के बीच है, 3 लाख करोड़। और उस कंपनी में किसी ऑफिस का खर्च नहीं है, उस कंपनी में किसी हेडक्वार्टर का खर्च नहीं है, उस कंपनी में किसी इंफ्रा का खर्च नहीं है, उस कंपनी में किसी लॉजिस्टिक का खर्च नहीं है। मतलब वो कंपनी लगभग 0 खर्च पे रन करती है, क्योंकि भाई उसने आज तक अपना हेडक्वार्टर ही नहीं बनाया, उसने अपना ऑफिस ही नहीं बनाया। तो आप कहेंगे कि भाई हजारों एम्प्लॉय होंगे, मात्र 30 एम्प्लॉय मिलकर 3 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन खड़ा कर दिए। साथियों, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, हर 8 में से 1 आदमी दुनिया में उसका यूजर है। उस कंपनी की पूरी मालिकियत एक ही व्यक्ति के पास है। उस कंपनी ने आज तक कोई फंडिंग नहीं ली। उस कंपनी का नाम है टेलीग्राफ। आज के उस उज्जवल पाटनी शो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं खुद भीतर से हिला हुआ हूं। इसका हर एक लेसन आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि यदि बिजनेस छिन जाए, खत्म हो जाए, तो भी वो फिर से खड़ा हो सकता है। बिजनेस बिना एम्प्लॉय के चल सकता है, बिजनेस बिना ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर के चल सकता है। तो ये सब कैसे हुआ, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आज के इस शो को बहुत ध्यान से देखें। पहले हम इसके फाउंडर के बचपन की स्टोरी जानते हैं। कहानी शुरू हुई सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया से। बचपन से ये शख्स कोडिंग का कीड़ा था और एक बार जब टीचर से बहस हुई, इनका बहुत अपमान हुआ। इन्होंने पूरे के पूरे स्कूल के टीचिंग सिस्टम को हैक करके स्कूल को हिला दिया। बचपन में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते हुए एक स्टडी मटेरियल के लिए वेबसाइट बनाई। उसके बाद स्टूडेंट्स आपस में चैट कर सकें, इसके लिए चैट फोरम बनाया। बाद में इन्होंने देखा, यार यूएस में फेसबुक पैदा हो गया, यदि यूएस में कोई इसको कर सकता है तो मैं इसको रशिया में क्यों नहीं कर सकता। और इन्होंने वीके नाम का रशिया का फेसबुक बनाया, अपना फेसबुक। 2006 में 10 लाख यूजर, 2008 में 1 करोड़ यूजर और 2010 में 10 करोड़ यूजर बना के इन्होंने तहलका मचा दिया। और खास बात, उस वक्त रशिया की पॉपुलेशन थी 14 करोड़। 14 करोड़ में से 10 करोड़ लोग वीके में रजिस्टर हो गए। मतलब एक तरीके से 70% रशिया का डेटा वीके के पास था। अब आप बोलेंगे, अरे सर फाउंडर का नाम तो बता दो। फाउंडर का नाम है पावेल डुरोव, जो 26 साल की उम्र में रशिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सबसे यंग बिलियनियर बन गए। तो इससे सबसे बड़ा बिजनेस लेसन क्या है? बड़ी सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती, कोई कभी भी शुरुआत कर सकता है। यदि दुनिया के किसी भी कोने में कोई आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स काम कर सकता है, अचीवमेंट हासिल कर सकता है, तो आप भी अपने देश में रहकर उस अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। तो क्या इसके बाद सब कुछ रोजी था? नहीं, इसके बाद कंपनी ही इनके हाथ से छिन गई। चलिए जानते हैं इस कहानी को। 2011 में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू हुई। सरकार ने बोला प्रोटेस्ट से जुड़ी सारी इमेजेस, सारी जानकारियां हटा दो, प्रोटेस्ट की चीज प्रमोट नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके विपरीत पावेल डुरोव एथिकल फाउंडर थे। बोले ये कैसे संभव है? उन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को हुडी पहनाई और उसकी जीभ बाहर निकाली। बोले नहीं दूंगा, नहीं हटाऊंगा। और बवाल मच गया। सरकार ने खूब सीरियसली लिया। अब आया 13-14, वहां पर यूक्रेन के साथ वॉर शुरू हुआ। एंटी गवर्नमेंट पोस्ट खूब आना शुरू हुई। सरकार ने बोला सारे प्रोटेस्टर्स का डेटा चाहिए। मामला बहुत सीरियस था। पावेल डुरोव ने सोचा, यार पिछली बार तो कंटेंट हटाने की बात थी, इस बार डेटा मांग रहे हैं। जैसे इनको डेटा दूंगा, एक एक को गिरफ्तार करेंगे, सबको निपटा देंगे। फिर से पावेल डुरोव ने मना कर दिया। बस अब सरकार का दिमाग खसक गया। अब सरकार ने अपना कमाल दिखाया, ऐसा प्रेशर जनरेट किया कि वीके के बोर्ड ने सीईओ के पद से पावेल डुरोव को अप्रैल 2014 में हटा दिया। यानी आप सोचिए, जिस कंपनी को एक फाउंडर ने जीरो से, स्क्रैच से बिल्ड किया, उसी फाउंडर को सरकार से पंगा लेने पर अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। तो क्या वो फाउंडर हार गया? क्या उसने अपने सपने छोटे कर लिए? क्या वो चुपचाप सरकार के सामने सरेंडर हुआ? नहीं। यहीं पर स्पाइन की कहानी पैदा होती है जो हर बिजनेस ओनर को सीखना चाहिए। पावेल डुरोव के पास वीके में सिर्फ 12% स्टेक था।
उन्होंने कहीं समर्पण नहीं किया, अपना 12% का स्टेक बेचा। उनके दिमाग में आ गया ये प्रॉब्लम बार बार आएगी और वो रशिया छोड़ के निकल गए। यहाँ पे कुछ बहुत बड़े लेसन है। पहला प्रैक्टिकल लेसन, अननेसेसरी सरकार से पंगा मत लो। यदि कोई ऐसा काम करना है जिसमें बहुत ज्यादा फ्रीडम की आवश्यकता है तो सही राज्य या सही देश चुनो जहां पर वाकई फ्रीडम से काम करने का मौका हो। सभी बिजनेस ओनर्स के लिए, सभी फाउंडर्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन, अपने स्टेक को इतना माइनॉरिटी कभी मत करो कि दूसरे आपको आप ही की कंपनी से निकाल कर फेंक दे। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो असली कहानी शुरू होती है जिससे टेलीग्राम का जन्म हुआ और अब आपको समझ आएगा कैसे स्क्रैच से कम खर्च में बड़ी कंपनी बिल्ड हो सकती। अपने 12% का स्टेक बेचने के बाद पावलो के पास पैसे थे। पावलो ने हमेशा के लिए रशिया छोड़ दिया, दूसरे देश में पहुंचे। अपने भाई निकोलाई के साथ मिलके उन्होंने एक नए ऐप की तैयारी की जिसका नाम उन्होंने रखा टेलीग्राम। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स टेलीग्राम में लगा दी क्योंकि अब की बार वो इन्वेस्टर से एक पैसा भी नहीं लेना चाहते थे। वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो रशिया में उनके साथ वीके के केस में हुआ वो अब उनके साथ लाइफ में कभी ना हो। इसलिए उन्होंने 100% इक्विटी अपने पास रखी। जैसे जैसे टेलीग्राम सक्सेसफुल हुआ, $5 बिलियन, $10 बिलियन, 15, 20, $25 बिलियन के वैल्यूएशन पर उनके पास प्रपोजल आते चले गए। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया इस बार मैं अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करूंगा, मैं ही इस कंपनी का मालिक रहूंगा, हर चीज मैं तय करूंगा और किसी का भी दबाव मुझ पर नहीं होगा। लेकिन दुनिया तो गोल है, अब वो जिस कंट्री में खोल रहे हैं वहां की सरकार भी दबाव बना सकती है। इस बार उन्होंने एक यूनिक स्ट्रेटेजी अपनाई। अपना डेटा दुनिया में अलग अलग देशों के अलग अलग सर्वर्स पर रखा ताकि कोई एक देश एंटी भी हो जाए तो कभी भी वो पूरा डेटा हासिल न कर सके और टेलीग्राम यूजर्स के साथ कभी भी अन्याय नहीं हो। इसीलिए टेलीग्राम बहुत सारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। तो एक्चुअली कहा जाए तो दुनिया की बहुत सारी शेडी एक्टिविटीज टेलीग्राम पर चल रही है, लेकिन फिर भी लोगों को टेलीग्राम पर भरोसा है क्योंकि टेलीग्राम का डेटा मल्टीपल कंट्रीज में बटा हुआ है। किसी एक कंट्री ने एक्शन ले भी लिया, जिस पर हम बात करेंगे, पावेल डुरो को गिरफ्तार भी कर लिया, तो एक ही देश का डेटा इंपैक्ट हुआ, बाकी देशों के डेटा पर आंच भी नहीं आई। तो एक फाउंडर अपनी एक हार के बाद इतनी बड़ी लर्निंग लेता है कि वो इक्विटी भी किसी को नहीं देता और डेटा भी मल्टीपल देशों में बांट देता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई जब टेलीग्राम में कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, टेलीग्राम ने कोई फंडिंग नहीं ली, टेलीग्राम ने इक्विटी सेल नहीं की, तो पैसा कहां से आता है? यहाँ पे मेटा की तरह एड बेचकर पैसा नहीं कमाया जाता। टेलीग्राम का एक यूनिक मॉडल, सबसे पहला रेवेन्यू मॉडल है टेलीग्राम प्रीमियम। ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। ये 2022 में लॉन्च हुआ और इस वक्त लगभग 15 बिलियन सब्सक्राइबर्स टेलीग्राम प्रीमियम का यूज करते हैं और यही इनके रिकरिंग रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स। दूसरा बड़ा सोर्स एड्स, लेकिन ये ऐड कभी पर्सनल किसी को इंडिविजुअल चैट में नहीं दिखाए जाते। ये ऐड सिर्फ ग्रुप में चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि बात कुछ और चल रही हो, ऐड किसी और चीज का आ गया। उस ग्रुप का जो कॉन्टेक्स्ट है, उस चैनल का जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट से जुड़े एड्स चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस चैनल पर एड्स चलते हैं उसके चैनल ओनर को भी उसका शेयर मिलता है। तीसरा महत्वपूर्ण सोर्स टेलीग्राम स्टार्स एंड मिनी एप्स। लोग अपने कोर्सेज, अपने प्रोडक्ट्स, अपने सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर सेल कर सकते हैं। उन सेल्स का टेलीग्राम 5% कमीशन अपने पास रखता है। और चौथा इंपॉर्टेंट सोर्स जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वो बिजनेस टूल्स है, जहां पर चैट बॉट्स है, एप्स हैं, कंपनीज के लिए मोनेटाइजेशन का रास्ता है। इन चारों तरीके से पैसा कमाकर 2025 में टेलीग्राम पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ है। मतलब ये बहुत सारी और टेक कंपनीज और एआई कंपनीज की तरह कैश बर्न नहीं कर रहा है। भाइयों सुन लो, सिर्फ 30 एम्प्लॉय के साथ 3 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के साथ टेलीग्राम प्रॉफिटेबल हो चुका है। 24 अगस्त 2024 पावेल डुरो अपने प्राइवेट जेट से पेरिस में लैंड करते हैं। वहीं पर उनको सरकार गिरफ्तार कर लेती है, उनको जेल में रखा जाता है। उनके ऊपर 12 किस्म के क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर चाइल्ड मोलेस्टेशन तक जो कुछ भी टेलीग्राम के ऊपर होता है उस सब का जिम्मेदार उनको ठहराया जाता है। दुनिया भर में थोड़ी बहस भी होती है कि भाई ये तो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, इसके लिए पावेल डुरोव जिम्मेदार क्यों है? लेकिन पावेल डुरोव चूंकि उस चीज को रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो उसके जिम्मेदार माने गए। उन पर 45 करोड़ का जुर्माना लगा, उनके ऊपर ट्रेवल बैन लगा दिया गया। लगभग 15 महीने तक वो फ्रांस से बाहर नहीं जा पाए। लेकिन यार यहाँ पर उनके दम को मानना पड़ेगा, उन्होंने माफी नहीं मांगी।
उन्होंने ये लिखा कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने टेलीग्राम के रूल्स का ठीक तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं किया, उनकी अप्रोच गलत थी। उनको यदि ऐसा कुछ भी संदेहास्पद या शंकास्पद मिला तो उनको टेलीग्राम से कांटेक्ट करना चाहिए था। सीधा मुझे गिरफ्तार करके कुछ नहीं होगा। टेलीग्राम सारी दुनिया में फैला हुआ है, यहाँ पर अलग अलग लोग हैं जो इस चीज़ को मॉडरेट कर सकते हैं, लेकिन आपने उन पर एक्शन लेने या फॉर्मल रूट की जगह अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझे अरेस्ट कर लिया। फाइनली 15 महीने के बाद पावेल डुरो पर बैन हटा। अभी हाल में भी उनको पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया, लेकिन पूरी दुनिया में पावेल डुरो की स्पाइन की तारीफ हुई, उनके निर्णय की तारीफ हुई, और वो जो कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते कि डेटा नहीं दिया जाएगा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को आपसे एक्सपोज नहीं करेंगे, इसके लिए बहुत सारे फाउंडर्स के वो रोल मॉडल माने जाते हैं। टेलीग्राम की सफलता के 4 प्रमुख कारण बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है, सबसे पहली बिजनेस स्ट्रेटजी है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। पावेल डुरो प्रोडक्ट से संबंधित 100% डिसीजंस खुद लेते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन से फीचर ऐड होंगे, कौन से फीचर ऐड नहीं होंगे। उन्होंने डिसीजन मेकिंग की सारी लेयर्स हटा दी है। इसीलिए जहां एक और फेसबुक जैसी कंपनियां हजारों लाखों एम्प्लॉयज के साथ काम कर रही है, बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स हैं, यहाँ पर सिर्फ एक आदमी जो निर्णय लेता है, इसने हाँ बोल दिया तो हाँ और ना बोल दिया तो ना, चैप्टर वहीं खत्म। मल्टीपल अप्रूवल्स में बहुत सारा टाइम एनर्जी अब यहां पर नहीं लगती। दूसरा बहुत बड़ा रीजन डिस्ट्रीब्यूटेड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। कोई एक यदि आप हेड ऑफिस रखेंगे तो आपको सारे मेन इंजीनियर्स को वहां बैठाना पड़ेगा, वो एक साथ मिलकर कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे। वहां पर दबाव भी रहेगा, कहीं कोई छोड़ के चले जाए, कहीं कोई किसी किस्म की प्रोटेस्ट हो जाए, वहां से लीकेज भी होंगे। इन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों में रिमोट लोकेशन पे अलग अलग इंजीनियर बैठे। इन्होंने अपनी टोटल 30-35 एम्प्लॉय की टीम रखी। उनको किसी फ्रीलांसर को हायर करना है तो वो कर सकते हैं। खूब सिक्रेसी के साथ अलग अलग देशों में अलग अलग इंजीनियर छोटा छोटा पार्ट बनाते, एक एक मॉड्यूल बनाते हैं। तो कोई डैमेज भी करने जाएगा तो सिर्फ एक मॉड्यूल को करने जाएगा, कोई ब्लैकमेल भी करेगा तो उसके पास सिर्फ एक ही मॉड्यूल है। अलग अलग देश में अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग इंजीनियर बनाते हैं, तो किसी का भी पूरा कंट्रोल टेलीग्राम पे नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि इस इतनी लंबी माला का ये मोती किसने बनाया, ये मोती किसने बनाया, ये मोती किसने बनाया, कोई भी इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसी वजह से टेलीग्राम को किसी भी किस्म के सैबोटाज का रिस्क नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी, बार बार पावेल डुरो कहते हैं, जितने ज्यादा आदमी इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा समस्याएं खड़ी होगी। तो किसी भी जगह पर कैसे ऑटोमेशन हो सकता है, ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। टेलीग्राम का सबसे बड़ा खर्चा हैवी ऑटोमेशन में जाता है। फ्रॉम थिंकिंग टू डिप्लॉयमेंट टू मॉडरेशन टू एग्जीक्यूशन, हर चीज में ऑटोमेशन है, और दुनिया में सबसे तेज गति से ऑटोमेशन को अडॉप्ट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि बहुत बड़ी वर्कफोर्स नहीं है, कोई भी चीज हजारों लाखों लोगों को नहीं सिखानी है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि एक ऑटोमेशन लगाएंगे तो बहुत सारे स्टाफ को निकालना पड़ेगा, वहां पे किसी किस्म का बवाल होगा। स्टाफ ही नहीं है, सीधा सीधा ऑटोमेशन हर जगह मैन पावर को रिप्लेस करता चलता है, और जहां मैन पावर नहीं है वहां मैन पावर को आने से रोक देता है। और चौथा सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी, बड़ी मात्रा में थर्ड पार्टी डेवलपर्स और वॉलंटियर्स अलग अलग देश से, पता नहीं कौन किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, छोटी चीज बना के दे रहा है, अपनी फीस ले रहा है, उसको नहीं पता कि मैं किसको दे रहा हूँ, उसको सिर्फ ये पता है कि मेरे पास एक फला मॉड्यूल बनाने का ऑर्डर है या मॉड्यूल बनाने के एक छोटे से पार्ट का ऑर्डर है। ये इतने सारे दुनिया के कोने कोने में फैले हुए थर्ड पार्टी डेवलपर्स अपने लेवल पर बॉट्स बनाते हैं, मिनी एप्स बनाते हैं, और इनसे टेलीग्राम चलता है। एक तरीके से टेलीग्राम को चलने का मुख्य आधार 30 एम्प्लॉय की कोर टीम और दुनिया जहान की क्राउड सोर्सिंग। और इन सब के पीछे पावेल डुरो की एक ही सोच थी, मेरी कंपनी सिर्फ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि मेरे पेरोल पर जितनी मैन पावर है वो एक 30-40 सीटर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाए। इससे ज्यादा की टीम जैसी आएगी, मेरी डिसीजन मेकिंग, मेरी एजिलिटी, मेरी स्पीड सब कम हो जाएगी। तो सार क्या है, यदि विजन की क्लैरिटी हो, यदि सही सिस्टम्स हो, यदि आपके पास ऑटोमेशन हो, तो सिर्फ 30 लोग मिलके भी लाखों करोड़ की कंपनी खड़ा कर सकते हैं। तो आप इस भ्रम से बाहर निकल जाइए। आपको दुनिया में दोनों टाइप के एग्जाम्पल मिलेंगे। एक तरफ एम्प्लॉय हैवी कंपनी, एसेट हैवी कंपनी, इंफ्रा हैवी कंपनी मिलेगी, और एक तरफ टेलीग्राम जैसी एकदम एसेट लाइट, मिनिमम स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज पे ऑपरेट करने वाली मिलेगी। जिस तरीके की कंपनी आप जीवन में बिल्ड करना चाहते हैं, उस तरीके के फाउंडर्स पर ध्यान दीजिए, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को कॉपी करिए, उनकी साइकी को समझिए और वैसा एक्शन कीजिए।
और यहाँ पर मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी, बिजनेस कोच, पावेल ड्रो को उनके एथिक्स के लिए, उनके स्पाइन के लिए, उनके प्रिंसिपल्स की सलाम करता हूँ और ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहूंगा, इस पूरी केस स्टडी में आपको सबसे यूनिक चीज क्या लगी? मुझे सबसे यूनिक चीज ये लगी कि रशिया में पूरा बिजनेस खत्म हो गया, थोड़ा सा परसेंटेज बचा था, उसको बेच के वो चले आए और उन्होंने वीके से बड़ा टेलीग्राम खड़ा कर दिया। इसका मतलब आप कितनी भी बड़ी असफलता का शिकार हुए हो, आप कैसे भी खत्म हुए हो, आप उसके बाद फिर से खड़े हो सकते हैं। मेरा लेसन है, आपको अपना लेसन कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार